welcome back to your online psychology class, and today we will discuss a very important technique, CBT. Okay, and what is CBT? CBT is cognitive behavioral technique. Okay, this techniques aim to inoculate people against stress inoculation. Training is one effective method developed by Mission Bomb. The essence of this approach is to replace negative and rational thoughts with positive and rational ones. तो जो आपकी CBT है वो क्या है? CBT is a highly developed therapy. CBT is a short-term therapy technique that can help people find out new ways to behave by changing their thoughts pattern. अब ये जो आपकी CBT टेक्निक है कहाँ वर्क करती है? ये आपका जो थॉट पैटर्न है, जिस तरीके से आप सोच रहे हो, जिस तरीके से आप चीज़ों को देख रहे हो, जिस तरह से आपका परसेप्शन है, उस परसेप्शन को, उस थॉट ऑफ पैटर्न को उसमें चेंज लेके आती है। कौन? CBT। ओके, और इसको किसने इंट्रोड्यूस कराया था, इसको किसने डेवलप किया था? मिशन बॉम्ब में। ओके, तो ये जो टेक्निक है ये एक हाईली डेवलप्ड टेक्निक है जो कि आज प्रेजेंट टाइम में जो मॉडर्न साइकोलॉजी है इसमें हम क्या कर रहे हैं कि CBT के थ्रू बहुत सारी एबनॉर्मलिटीज़ को, बहुत सारे डिसऑर्डर्स को हम ठीक करते हैं। जो कॉग्निटिव है इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हम इसमें अपने माइंड को खुद ही इंस्ट्रक्शंस देते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? हम सेल्फ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, लेकिन वो कोई दूसरा नहीं करता उस ट्रेनिंग के लिए, वो ट्रेनिंग हम खुद से अपने माइंड की करते हैं। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया है? कॉग्निटिव। ओके, इनॉक्यूलेट का मीनिंग क्या है? इसमें सेल्फ काउंसलिंग मीन अपने आप को समझाना। इसमें हम क्या करते हैं, जैसे काउंसलिंग में आप लोगों ने क्या देखा है, जब आप लोग मेरे पास आते हैं काउंसलिंग के लिए तो आप सजेशन ढूंढने के लिए आते हैं अपने उसके लिए। कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इवेंट है जो आपकी लाइफ में स्ट्रेस जनरेट कर रही है, तो आप वहाँ पे मेरे पास आते हैं जब काउंसलर रूम में, तो आप क्या चाहते हो कि मैं सजेस्ट करूँ उन वेज को जिससे आप निगेटिव थॉट्स को कंट्रोल कर सको। तो वहाँ पर मैं क्या करती हूँ, आप लोगों को सजेशन देती हूँ कि आप किस तरह से करिए, आप ऐसे ना करिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो CBT है आपकी कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक है, यहाँ पर क्या करते हैं? सेल्फ काउंसलिंग, अपनी काउंसलिंग हम खुद ही करते हैं, अपने आप को खुद ही सजेस्ट करते हैं कि क्या हमें करना है और क्या हमें नहीं करना है। ओके स्टूडेंट, समटाइम्स इट हैपन्स दैट वी फाइंड आवरसेल्व्स इन स्ट्रेसफुल सिचुएशन, देन वहाँ हम अपने मन को खुद ही हमें ये समझाना होता है कि दिस सिचुएशन इज़ नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। ओके, कई बार आपने देखा होगा कि आपके सामने कुछ सिचुएशंस ऐसी आती हैं जो आपके लिए स्ट्रेस जनरेट कर रही हैं, जो आपके माइंड को एक ऐसी पोजीशन में ले जा रही है जहाँ पे निगेटिव थॉट्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, आप डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, हमें उन सिचुएशन से खुद ही बाहर निकलना होता है, लड़ना होता है। और वो फाइटिंग कैसे होती है? सेल्फ काउंसलिंग के थ्रू। हम अपने मन को खुद ही समझाते हैं कि नहीं, ये सब चीज़ें हार्मफुल हैं और मुझे अपने आप को सेल्फ मोटिवेट रखना है, मुझे इस पोजीशन से बाहर आना ही आना है। तो वो क्या होता है आपका? सेल्फ मोटिवेशन या सेल्फ इवैल्यूएशन या फिर सेल्फ काउंसलिंग होती है। अब बेटा आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे न्यूज़पेपर्स में कई बार न्यूज़ आती हैं कि एक रिक्शे वाले की बेटी ने टॉप किया, या फिर जो है एक मोटर मैकेनिक के बेटे ने जो है IAS में टॉप किया है। तो वहाँ पर आप सोच सकते हो खुद ही कि उनके अंदर कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग विल पावर थी कि वहाँ पर उनकी जो सिचुएशन थी वो उनके ऊपर हावी नहीं हो पाई। यहाँ पर क्या है, ऐसा नहीं कि उनकी लाइफ में स्ट्रेस नहीं हुआ, भाई इकोनॉमिक कंडीशन उन लोगों की बहुत ख़राब थी। ठीक है, फैमिली में प्रॉब्लम्स थी। आपने देखा होगा कि जहाँ इस तरह की पुअर इन्वायरमेंट होता है तो उनके घर का भी पुअर इन्वायरमेंट होता है, लेकिन उन बच्चों का क्या था, उन्होंने सेल्फ काउंसलिंग की। स्ट्रेस उनको जब जनरेट होता होगा कि ये क्या हालात हैं हमारे, हम कैसे सरवाइव कर पाएंगे आगे के लिए, तो वहाँ पे उन्होंने क्या किया? सेल्फ काउंसलिंग के थ्रू अपने आप को मोटिवेट किया। उन्होंने क्या सोचा? उन्होंने सोचा कि हमें पूरी लाइफ इसी सिचुएशन में नहीं रहना है, हमें इससे फाइट करनी है, हमें इससे बाहर निकलना है।
तो जब उन्होंने सेल्फ मोटिवेट कर लिया अपने आप को, अपनी सेल्फ काउंसलिंग कर ली, तो दुनिया की कोई भी ऐसी पावर नहीं है जो उनके अंदर स्ट्रेस जनरेट कर सके और वो ओवरकम ना कर पाए। तो वहाँ पर क्या किया उन्होंने, स्ट्रेस तो जनरेट हुआ लेकिन उसको ओवरकम कर लिया, सिर्फ इसी होप के साथ कि आगे की लाइफ इन फ्यूचर हम अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। तो वहाँ पर क्या हुआ, आपका सेल्फ काउंसलिंग के थ्रू वो डिमोटिवेट नहीं हुए। ओके, बेसिकली सीबीटी इज अ टॉकिंग थेरेपी। ये जो सीबीटी है आपकी एक तरह से टॉकिंग थेरेपी है that can help you manage your problems by changing the way you think and behave. इसमें क्या होता है कि जो हमारा साइकेट्रिस्ट होता है, ये साइकोलॉजिस्ट होता है, हम उसके पास जाते हैं, ठीक है, हम उससे बात करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट होता है या साइकेट्रिस्ट होता है वो क्या करता है, हमसे बातें कर रहा है, हमारी सारी प्रॉब्लम्स वो बातों के थ्रू ही निकाल लेता है कि कहाँ पे प्रॉब्लम है, कौन सा एस्पेक्ट इसकी पर्सनालिटी में निगेटिव है। तो वो सारी चीज़ों को एनालाइज करके फिर हमें कहता है कि ये सिचुएशन आपके लिए हार्मफुल है, अगर आप ऐसा नहीं करोगे, इससे बाहर नहीं निकलोगे तो आगे जाके आपके साथ ये प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। तो बातों बातों में उसने हमें क्या किया, जो हमारे लिए हार्मफुल एस्पेक्ट्स हैं स्ट्रेस के वो हमें बता दिए। अब वो क्या काम करेगा, हमें ये नहीं कहेगा कि आपको ये करना है, हमें ऑर्डर नहीं देगा, वो हमें क्या करेगा, इस चीज़ के लिए मोटिवेट करेगा कि हम खुद ही उन चीज़ों से बाहर निकलने के लिए सेल्फ मोटिवेशन जनरेट करें, सेल्फ काउंसलिंग के थ्रू हम वहाँ से निकल आए। तो ये एक तरह से एक टॉकिंग थेरेपी है, इसमें हम लोग जो है बात ही करते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट होते हैं बात ही करते हैं पेशेंट से। द एसेंस ऑफ दिस अप्रोच इज टू रिप्लेस निगेटिव एंड इरेशनल थॉट्स विद पॉजिटिव एंड रेशनल वंस। अब जो हम इस अप्रोच का अगर एसेंस निकालें, इसका निचोड़ निकालें, तो हमारे पास क्या आता है, इसका जो एसेंस है वो क्या है, वो कहता है कि जो निगेटिव और इरेशनल थॉट्स हैं जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, रेशनल क्या, जिनका कोई मीनिंग ही नहीं है, जिनका हमारी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, उन थॉट्स प्रोसेस को हम क्यों अपने माइंड में जनरेट कर रहे हैं, क्यों जगह दे रहे हैं। तो उन निगेटिव और इरेशनल थॉट्स की जगह हम किसको दें, पॉजिटिव और रेशनल वंस, जो हमारे लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करते हो, जो रेशनल हो, जो मीनिंगफुल हो, हम उन थॉट्स को जगह देंगे। बेटा ये तो आपको पता है, एक बॉक्स है अगर खाली और उसमें बहुत सारा सामान आपने ऐसे ही डाल दिया हो, ठीक है, अब वो जो सामान है आपका, जो थिंग्स हैं वो आपके लिए ज़रूरी नहीं है, पर आपने उस बॉक्स को फिल कर दिया। उसके बाद से आपके पास जो आपके फादर हैं या मदर हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर एक रिस्ट वॉच दिया आपको। उस रिस्ट वॉच को अब आप कहाँ रखोगे, जो बॉक्स के अंदर जगह ही नहीं है और आपको रखनी वो बॉक्स में ही है। तो आपके पास क्या ऑप्शन होगा कि उसमें से जो आपकी इररेलेवेंट चीज़ें हैं, जिनका कोई आपकी लाइफ में कोई इम्पोर्टेंस नहीं है या आपके लिए कोई ज़रूरी नहीं है, तो उसमें से, उस बॉक्स में से उन सामानों को आप बाहर निकाल दोगे। फिर क्या होगा, वहाँ पे प्लेस बन जाएगा उसके लिए, जो आपकी रिस्ट वॉच है आप रिस्ट वॉच रख दोगे। तो उसी तरह से सेम प्रोसेस विद माइंड, जो सेम प्रोसेस है वो हमारे माइंड के साथ है। अगर उसमें हम इरेशनल चीज़ें रख रहे हैं, नेगेटिव थॉट्स रख रहे हैं, तो हमारी जो पॉजिटिविटी वाले थॉट्स हैं, जो रेशनल थॉट्स हैं, वो कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमारे माइंड में तो प्लेस ही नहीं बचा, हमारे माइंड में तो जगह ही नहीं है, वो पहले ही निगेटिविटी ने पूरी जो स्पेस है कवर कर लिया है, तो कहाँ रखेंगे। तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, सीबीटी के थ्रू हम क्या करते हैं, उन निगेटिव थॉट्स को, उन इरेशनल थॉट्स को हम बाहर निकाल देते हैं और प्लेस बनाते हैं किसके लिए, पॉजिटिव और रेशनल थॉट्स के लिए, जो कि हमारी लाइफ में पॉजिटिविटी जनरेट करें। ओके, यहाँ पर एक चीज़ और मैं बेटा आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो आपकी फ्राइड की साइको एनालिसिस थ्योरी थी वो क्या है, वो क्या कहती है। जो साइको एनालिसिस थ्योरी है वो क्या कहती है आपकी, कि जो हमारे माइंड में जो सप्रेस्ड थॉट्स होते हैं, जो दबा दिए जाते हैं, जिनको हम कॉन्शियस लेवल पर नहीं लेके आते, अनकॉन्शियस लेवल पर वो चले जाते हैं, ठीक है। अब वो जो सप्रेस्ड थॉट्स होते हैं, जिनको हम सोचते हैं कि हमने दबा दिया है, ख़त्म कर दिया है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। वो जो थॉट्स होते हैं, जो सप्रेस्ड थॉट्स होते हैं, वो कहाँ जगह बना लेते हैं, अनकॉन्शियस माइंड में। अब वो अनकॉन्शियस माइंड में जाकर बैठ गए। अब जो सप्रेस्ड थॉट थे, जो आपके अनकॉन्शियस माइंड में घर बनाकर बैठे हुए हैं, वो निकल कर आने हैं। ऐसा नहीं है कि वो अगर आपने सप्रेस कर दिए तो कभी लाइफ टाइम वो वहीं रहेंगे, वो निकल कर आएंगे।
और वो किस तरह से निकल कर आएंगे, अगलियर वेज को सिलेक्ट करेंगे। एक बहुत ही ख़राब चीज़ें वो आपकी लाइफ में जनरेट करते हैं, जो चीज़ें हम दबा देते हैं, जिनको हम दबा देते हैं, ये फ्रायड ने थ्योरम दिया था, ठीक है। अब ये जो अगलियर वेज जो वो सिलेक्ट करते हैं, वो क्या जनरेट करते हैं, वो एबनॉर्मेलिटी, जो डिसऑर्डर्स होते हैं, वो उस रूप में बाहर निकल के आते हैं। इसलिए कहा जाता है कि अपने माइंड में अगर कुछ आ रहा है तो उसको शेयर करना चाहिए, उन थॉट्स को अपने तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए, किसी न किसी पर्सन के साथ, लेकिन वो ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। उसके साथ हम शेयर अगर करेंगे तो वो जो थॉट्स हैं वो अनकॉन्शियस माइंड में जाकर नहीं बैठेंगे, वो वहीं के वहीं उनका एंड हो जाएगा। एंड नहीं भी होगा तो भी वो इतनी गलत फॉर्म में नहीं आएंगे कि आगे एबनॉर्मेलिटी का वो रीज़न बने। तो ये जो फ्रायड हैं, इन्होंने जब ये वाली चीज़ें बताई तो उनका कहना था कि जो आपकी कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक है, इसमें हम जब बात करते हैं पेशेंट के लिए, पेशेंट से हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, उससे बात करते हैं, तो वो जो उसके सप्रेस्ड थॉट्स होते हैं वो भी हमें मिल जाते हैं। तो हमें रीज़न पता चल जाता है कि ये जो पेशेंट है जो एबनॉर्मल बिहेवियर शो कर रहा है, उसकी पर्सनालिटी में कुछ डिसऑर्डर्स शो हो रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, उनका रीज़न जान जाते हैं कि किस वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो वो जब रीज़न हमें पता चल जाता है तो हम अच्छे से उस पेशेंट को जो है उस सिचुएशन से बाहर निकाल सकते हैं। जब हमें रीज़न ही नहीं पता तो हम उसको मेडिसिन क्या देंगे, ठीक है। उसी तरह से जो साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट होते हैं, अगर उनको रीज़न ही नहीं पता कि इस एबनॉर्मलिटी का रीज़न क्या है, किस वजह से ये चीज़ें उसके पर्सनालिटी का पार्ट बन रही हैं किसी पर्सन की, तो वो रीज़न फाइंड आउट होते के साथ ही हम उसका सॉल्यूशन भी निकालने लग जाते हैं। तो ये जो सीबीटी टेक्निक है आपकी बहुत ही हेल्पफुल है ऐसे एबनॉर्मलिटीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, ओके। देयर आर 3 मेन फेजेस इन दिस टेक्निक। अब यहाँ पर 3 फेजेस पर ये वर्क करती है। जो आपकी सीबीटी है वो 3 मेन फेजेस को फॉलो करती है, एंड दीज फेजेस आर असेसमेंट, स्ट्रेस रिडक्शन, एंड थर्ड इज एप्लीकेशन एंड फॉलो थ्रू। असेसमेंट क्या है? असेसमेंट में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रॉब्लम को असेस करते हैं। प्रॉब्लम है क्या, उसका सोर्स क्या है, कहाँ से आई है वो प्रॉब्लम, ठीक है। उस प्रॉब्लम की नेचर क्या है। जब हमें जो क्लाइंट का जो प्रॉब्लमेटिक बिहेवियर है उसका रीज़न पता चल जाता है, उसकी प्रॉब्लम पता चल जाती है, तभी तो हम आगे वर्क करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम असेस करते हैं द मेन सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम and the nature of the problem also. Assessment involves discussing the nature of the problem and seeing it from the viewpoint of the person or client. सबसे पहले हम जो प्रॉब्लम होती है उसको असेस कर लिया, और फिर हम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से उस प्रॉब्लम को देखते हैं। जो हमारा क्लाइंट है, ये जो पर्सन उस चीज़ को टॉलरेट कर रहा है, झेल रहा है, उस पर्सन के नज़रिए से हम उस प्रॉब्लम को देखते हैं, ओके। फिर है दूसरा आपका स्ट्रेस रिडक्शन। अब यहाँ पर हम ऐसी चीज़ें जनरेट करते हैं, वर्क करते हैं, इस पर फोकस करते हैं कि स्ट्रेस को रिडक्शन कैसे किया जाए स्ट्रेस का, ठीक है। इसमें हम आपका योगा भी बोल सकते हैं, मेडिटेशन भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपकी एक्सरसाइज हो गई। ये सब चीज़ें क्या हैं, आपकी स्ट्रेस रिडक्शन टेक्निक्स हैं, ठीक है। इसमें हम सेल्फ इंस्ट्रक्शंस भी दे सकते हैं, अपने आप को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि नहीं ये चीज़ हमारे लिए हार्मफुल है, हमारी जो हार्ट रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, हमारी जो पल्स रेट है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, और ये एक कार्डियक अरेस्ट का भी साइन हो सकता है अगर ये हमारी बॉडी में कंटिन्यूसली ये पोजीशन बनी रहती है। तो वहाँ पर क्या करते हैं, हम सेल्फ इंस्ट्रक्ट करते हैं अपने माइंड को कि नहीं ये चीज़ें तो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, हम इसको स्टॉप करना होगा। तो वहाँ पर क्या हुआ, हमने सेल्फ इंस्ट्रक्ट किया, या फिर हम योगा मेडिटेशन वगैरह को भी यूज़ कर सकते हैं, ओके। द थर्ड इज एप्लीकेशन एंड फॉलो थ्रू। इसमें क्या करते हैं, हमने असेस कर लिया, हम स्ट्रेस रिडक्शन भी कर लिया, उसके बाद हम क्या करते हैं, उन चीज़ों को अप्लाई करते हैं और फॉलो करते हैं जो चीज़ें हमारे स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए हेल्पफुल हैं। जो भी चीज़ें हमने सोची हैं कि हमें ये करना चाहिए, जो पॉजिटिव वेज हमें हमारे जो काउंसलर हैं उसने थोड़े से हमें बताए हैं, और हमने अपने माइंड को खुद से इंस्ट्रक्ट किया है कि हमें इस सिचुएशन में नहीं रहना है जो हमारे लिए हार्मफुल है,
तो उसको अप्लाई भी करना है, ठीक है। उसको बस वहीं तक नहीं है कि काउंसलर रूम तक या फिर साइकेट्रिस्ट के क्लिनिक तक ही आपको सीमित रखना है, वो बाहर आकर भी अपने लाइफ टाइम आपको फॉलो करना होता है, ओके। दैट इज कॉल्ड कॉग्निटिव बिहेवियरल टेक्निक, ओके। द लास्ट टेक्निक इज एक्सरसाइज. Exercise can provide an active outlet for the physiological arousal experienced in response to stress. Regular exercise improves the efficiency of the heart, enhances the function of the lungs, maintains good circulation, reduces fat in the blood, and improves the body's immune system. ये जो एक्सरसाइज है आपकी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए. किसके लिए? आपका जो स्ट्रेस रिड्यूस अगर करना है, अगर हम रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करते हैं तो जो हमारा स्ट्रेस है वो जनरेट अगर होता भी है तो क्या होता है, रिड्यूस हो जाता है. आप जो हमारी जो लाइफ है हजल बजल वाली लाइफ है तो उसमें स्ट्रेस जनरेट होना तो नेचुरल है, बट उस स्ट्रेस पर अगर हम ये चाहते हैं कि इसको रिड्यूस करें तो अगर हम डेली एक्सरसाइज करते हैं तो वो 90% तक आपकी जो स्ट्रेस है वो आप पर हावी नहीं हो पाती, आप उसको ओवरकम कर जाते हो. अब एक्सरसाइज का फॉर्म कुछ भी हो सकता है. आप स्विमिंग कर सकते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, स्किपिंग, कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है. अब ये जो तरह तरह की एक्सरसाइज है क्या करती हैं, हेल्प टू रिड्यूस स्ट्रेस. हमारा जो स्ट्रेस का लेवल है उसको रिड्यूस करती हैं. एंड वन मस्ट प्रैक्टिस दीज एक्सरसाइजेस एटलीस्ट 4 times a week फॉर 30 minutes. कम से कम हमें अपना एक वीक में 4 बार 30 मिनट्स का एक सेशन ज़रूर रखना चाहिए जो हमारे इम्यून सिस्टम को भी स्ट्रॉन्ग करता है. अगर हम एक्सरसाइज डेली करते हैं, जो हमारा इम्यून सिस्टम होता है, जो हमारा जो इन्वायरमेंट है उसके साथ फाइट करता है, अगर कुछ चीज़ें जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए वो अंदर एंटर भी करना चाहते हैं, तो अगर हमारा जो इम्यून सिस्टम है अगर वो स्ट्रॉन्ग है तो वो उनसे फाइट करेगा जो हार्मफुल चीज़ें हैं और उनको बॉडी के अंदर एंटर ही नहीं होने देगा, ठीक है. तो जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो भी स्ट्रॉन्ग होता है बिकॉज ऑफ एक्सरसाइज, ओके. Regular exercise can have a profoundly positive impact on depression, anxiety, ADHD and more. अब अगर हम रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करते हैं तो इनका पॉजिटिव इम्पैक्ट किस पर पड़ता है, आपके जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं लाइक डिप्रेशन है, एंजाइटी है और ADHD है एंड बहुत सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जहाँ पर हमारा जो एक्सरसाइज है वो एक बहुत ही बेनिफिशियरी टेक्निक है इन चीज़ों पर ओवरकम करने के लिए, ओके. और इट ऑल्सो रिलीव्स स्ट्रेस, इम्प्रूव्स मेमोरी, हेल्प्स यू स्लीप बेटर. अब इसका काम सिर्फ यही नहीं है कि स्ट्रेस को कम करें. स्ट्रेस कम होगा तो हम क्या करेंगे, हमारी जो मेमोरी है वो भी इम्प्रूव होगी, क्योंकि हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में बेटा हमने देखा भी है कि हम जो चीज़ें जो हमें पता होती हैं हम उनको भी भूल जाते हैं. जैसे आपने देखा होगा कि अगर आप एग्ज़ाम स्ट्रेस ले रहे हैं और आपने पूरे साल अच्छे से पढ़ाई की है, ठीक है, पूरे साल अच्छे से पढ़ाई करके आप जिस दिन आपका एग्ज़ाम है उससे एक दिन पहले रात को आपको ये लगता है कि पता नहीं कल क्या होगा क्या नहीं होगा, मेरे जो है 90% मार्क्स आएंगे या नहीं आएंगे, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे करके आप स्ट्रेसफुल सिचुएशन की तरफ बढ़ जाते हैं. स्ट्रेस जनरेट हो गया. अब अगर आपने ओवरकम कर लिया, अगर आपने ये सोच लिया कि हाँ मैंने जब इतनी स्टडी की है तो मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो अपना बेस्ट दे के आऊँगी एग्ज़ाम में, लेकिन अगर आप उस स्ट्रेस पर ओवरकम नहीं कर पाए तो वो क्या करेगा, आपका स्ट्रेस एग्ज़ाम स्ट्रेस का रूप ले लेगा. और अगले दिन एग्जामिनेशन हॉल में क्या होगा, जब आपके हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा तो आपको लगेगा आपको कुछ नहीं आता. तो ये मेमोरी लॉस का रीज़न भी बन जाता है जो स्ट्रेस है. तो ये जो एक्सरसाइज है आपकी मेमोरी को भी शार्प करती है क्योंकि स्ट्रेस को रिड्यूस कर दिया, ठीक है. और आपको एक अच्छी नींद के लिए भी, जो इंसोम्निया के पेशेंट्स होते हैं, इंसोम्निया एक बीमारी है बेटा, ये भी मेंटल प्रोसेस से जुड़ी हुई है बीमारी, आपका मेंटल डिसऑर्डर है. इसमें क्या होता है कि पेशेंट को नींद नहीं आती, उसको 1 day
2 डेज़ 3 डेज़, कई बार तो ऐसा लगता है कि पूरा पूरा वीक हो जाता है लेकिन उस बंदे को नींद नहीं आती। तो जो नींद ना आने वाली बीमारी है उसको बोला जाता है इंसोम्निया इन साइकोलॉजिकल लैंग्वेज। ओके, तो इंसोम्निया में भी ये जो एक्सरसाइज है ये बताते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट साइकेट्रिस्ट के पास अगर जाएगा इंसोम्निया का पेशेंट तो उसको डॉक्टर देते हैं, कहते हैं कि आप एक्सरसाइज करिए। ओके, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए, और हमारे लिए इम्यून सिस्टम के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है ये।